हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डायोड एज ए रेक्टिफायर। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि रेक्टिफायर क्या होते हैं। बेटा रेक्टिफायर होते हैं वो डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग करंट को एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। दोज डिवाइस विच कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है। डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं मतलब डीसी। अब जैसे देखो हमारे घर में आ रहा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे जो फोन वोन होते हैं ये चलते हैं डायरेक्ट करंट पे डीसी पे। तो उसको वहां से एसी को डीसी में कन्वर्ट वाला काम जो होगा वो किसका होगा? डायोड का। ठीक है, रेक्टिफायर का। अब रेक्टिफायर कैसे बनते हैं? डायोड से। तो डायोड एज ए रेक्टिफायर, एज एन रेक्टिफायर। देखो बेटा अब थोड़ा सा समझना है पहले। एक फोन की चार्जिंग का जो वर्क होता है ना, अगर आप उसे समझ लो तो ये समझ में आ जाएगा। जैसे आप फोन चार्ज करते हो तो आपका फोन 4.5 वोल्ट डीसी पे होता है। मैं एक छोटा सा समझाता हूं। आपके घर में आता है 220 वोल्ट। ठीक है, एसी। आपको पहले तो इसको 220 को 4.5 वोल्ट पे लाना पड़ेगा, या 4 वोल्ट कह देते हैं। ठीक है, 4 वोल्ट एसी पे। तो यहां जो चाहिए आपको वो चाहिए ट्रांसफॉर्मर। पढ़ चुके हैं आप टर्म 1 में, है ना, पहली किताब में, 12th की। तो 220 वोल्ट को 4 वोल्ट एसी पे लेके आए। एसी से एसी ही होता है ट्रांसफॉर्मर, एसी से एसी, लेकिन स्टेप डाउन चाहिए। अब ये 4 वोल्ट एसी है, इसको कन्वर्ट करना है आपको 4 वोल्ट डीसी में। तो यहां जो डिवाइस चाहिए इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है बेटा, मतलब 220 को डाउन करने के लिए आपने ट्रांसफॉर्मर लगाया, लेकिन उसने एसी से एसी करा। अब उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डीसी डायरेक्ट करंट, जैसे बैटरी का करंट होता है ना, ऐसा बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? रेक्टिफायर। क्लियर हो गई बात? अब रेक्टिफायर कैसे वर्क करेगा देखो। देखो बेटा, डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो पहले दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, ओ ओ, हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे बच्चों? देखो मैं यहां बनाता हूं। जैसे पहले तो यहां एक ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? जो स्टेप डाउन होगा, और यहां एक डायोड। समझ रहे हो बच्चों? इस तरीके से। और ये रेजिस्टेंस, ये डायोड है बच्चों। क्लियर है? इसे बोलते हैं डायोड। देखो बेटा, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट का नाम रख लूं ए और इस पॉइंट का नाम रख लूं बी। ठीक है, यहां ये डायोड लगा दिया आपने, यहां आपको आउटपुट मिलेगा। इसको बोलते हैं बच्चों लोड। भाई जिस भी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए आपको उसको बोलेंगे लोड, और यहां आउटपुट मिलेगा। आप इससे पहले भी बना सकते हो कि यार ये सप्लाई है ऐसे, एसी सोर्स। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर हो गया। ट्रांसफॉर्मर ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ना ट्रांसफॉर्मर को। तो अब देखो होगा क्या बच्चों, जैसे यहां एसी है तो यहां पे भी एसी होगा। फॉर एग्जांपल वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस वी ए डी। देखो कितना इसी वे से समझ सकते हो आप। वी ए डी, वी ए बी, इस दो के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, भाई वो भी तो एसी होगा ना, क्योंकि ये एसी है तो यहां पे आउटपुट भी एसी मिलेगा आपको। इतना तो जानते हो बच्चों। तो ये एसी ऐसे होगा, होगा नहीं बच्चों? बिल्कुल। अब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग वी आउटपुट बनाने जा रहा हूं। बहुत कुछ नहीं रटना, एकदम बड़ा इजी तरीके से। ठीक है, टाइम के साथ वोल्टेज ऐसे वेरी करता है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि मान लो ये टर्मिनल पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब हम इसको पॉजिटिव मान लें, ये नेगेटिव। भाई जो यहां से वोल्टेज पैदा होगा ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट मिलेगा, एक बार ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। तो आप सोचो इस केस में डायोड क्या होगी बच्चों? इधर पॉजिटिव और एन टाइम पे नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं हो जाएगी? तो इस केस में जो लूप होगा ये डायोड वाला, इसमें ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा।
और फॉरवर्ड बाइस में जैसे जैसे यहां पे वोल्टेज बढ़ेगा ए बी के अक्रॉस, फॉरवर्ड बाइसिंग है तो करंट यहां से जाएगा, करंट भी बढ़ेगा, तो यहां जो वोल्टेज मिलेगा आपको बढ़ता जाएगा ना, मिलेगा ना वोल्टेज, पहले तो समझो। जब यहां पे आपने इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिया तो करंट मिलेगा, तो अगर इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ रहा है तो यहां पे वोल्टेज बढ़ेगा, नहीं करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है तो आपको पता लगना चाहिए कि ये भी आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट है बच्चों, आउटपुट। और यहाँ पे डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइस हो रखी है डायोड। ठीक है बच्चों, डायोड फॉरवर्ड बाइस हो रखी है इस हाफ साइकिल में। अब क्या है, ये नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है बच्चों कि देखो, अब मैं इसको हटा देता हूं, एसी है ना, टर्मिनल बदलता जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो, यहां नेगेटिव आ गया और यहां पॉजिटिव, तो एन टाइप हाई वोल्टेज हो गया और पी टाइप क्या हो गया, लो वोल्टेज, तो ओपन नहीं हो जाएगा डायोड। अगर डायोड ओपन हो गया कैसे बिहेव करेगा ये, देखना बेटा, ऐसे ना, तो डायोड ओपन सर्किट हो गया। और अगर डायोड ओपन सर्किट हो गया तो यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो, कुछ मिलेगा ही नहीं भाई, करंट ही नहीं जा रहा डायोड से, है ना। तो इसका मतलब ओपन सर्किट हो गया, तो ओपन सर्किट, तो देखो आउटपुट जीरो, समझ आया। अब फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यही वाला केस, फिर आपको आउटपुट मिलेगा, फिर ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो भाई ऑसिलेटरी है ना बच्चों, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको, तो बदलता रहेगा वक्त के साथ, ये पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये तो ऑल्टरनेट है, बदलेंगे बदलेंगे। तो जब ये पॉजिटिव होगा तब आपको मिलेगा ये, जब ये नेगेटिव होगा तब नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ डायोड क्या हो गई, रिवर्स बायस, यहाँ फॉरवर्ड बायस, यहाँ रिवर्स बायस, तो इसमें आउटपुट नहीं मिल रहा। अब सोचो, क्या ये आपने एसी से डीसी कन्वर्ट कर दिया, हाँ। एसी में क्या होता है, डायरेक्शन बदलता है, करंट पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे। अब इस ध्यान दो इस रेजिस्टेंस में करंट इधर से ही आ सकता है, इधर से जा ही नहीं सकता, तो इसको क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है, डायरेक्शन बदल ही नहीं करंट के क्रॉस, हाँ मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बदल रहा है, थोड़ा नहीं काफी अच्छा, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं बदल रही है लेकिन इसको भी हम क्या बोलेंगे कि आउटपुट आपको क्या मिला, डीसी। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और आपसे बहुत पूछा जाता है कि हमने एक इनपुट है, ये वोल्टेज है जो यहाँ पे लगा, इसकी फ्रीक्वेंसी इस वाले की मान लो 50 हर्ट्ज है, तो जो आउटपुट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी होती है एक ऑसिलेशन में लगा, एक सेकंड में ऑसिलेशन कितने हुए, और टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। तो किसी को भी चेक कर लो, आप टाइम देख लो पहले, यहां से ये पॉइंट था, यहां से करंट ऊपर की तरफ बढ़ता है, और ये पॉइंट है जहां सेम फेज में आता है, ये एक ऑसिलेशन है पूरा। यहाँ पे देखो करंट ऐसे बढ़ा और फिर उसके बाद यहाँ बढ़ा, तो टाइम तो उतना ही है। हाँ यहाँ अलग बात है कि रेस्ट में रहा पार्टिकल, ऐसे सोचो करंट जीरो रहा, लेकिन ऑसिलेशन तो यहीं से शुरू हो रहा है ना, दूसरा पहले यहां से शुरू हुआ था, दूसरा यहां से, तो टाइम तो पूरा मानेंगे ना। तो इसका मतलब टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, तो टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। अगर ये 100 हर्ट्ज का होता तो ये भी 100 हर्ट्ज। तो इसका मतलब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट कर लेना है, हाफ वेव रेक्टिफायर डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात, जिस फ्रीक्वेंसी का आपको एसी मिलता है उसी फ्रीक्वेंसी का डीसी भी मिलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात, तो ये नोट कर लेनी है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब इस हाफ वेव क्यों बोला, क्योंकि आधी पल्स को रेक्टिफाई कर पाता है। देखो इसका नुकसान क्या है, ये जो नेगेटिव पार्ट है इससे तो लॉस हो रहा है ना, वोल्टेज एनर्जी लॉस हो रही है, एक तो हमारे यहाँ बिजली वैसे ही कम, एक इससे लॉस कर लें, तो क्या करें बच्चों। तो देखो दूसरा स्टेप, देखो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव मतलब जो पूरी वेव को रेक्टिफाई कर दे। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। देखो बेटा यहां में एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होती है, जैसे ये इनपुट वोल्टेज है, फिर हम एक ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं बेटा, स्टेप डाउन। तो मतलब इस ट्रांसफॉर्मर का ऐसे कुछ है नहीं, बस ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब बेटा एनसीईआरटी की बातें ही चलती हैं, हम इसको इजी वे में बना सकते थे लेकिन नहीं, अब आप ऐसे ही बनाओगे जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं वही बना देता हूं। ठीक है, ऐसे माना ये दो डायोड हो गई D1 D2। ठीक है, इसका नाम ए मान लेते हैं, इसका बी।
और बच्चों ये सेंटर से ऐसे ये ग्राउंड कर दिया, ऐसे ये जोड़ दिया, ठीक है। देखो ये पॉइंट ऐसे। अब यहां पे ध्यान देना, ये प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे होता है बच्चों। ये 0 वोल्ट हो गया सेंटर पे, ठीक है। तो सेंटर टैप इसको बोलते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है बेटा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल लो इसको। अभी आपको ये देखना है कि फुल वेव को कैसे रेक्टिफाई करता है, ठीक है। मतलब जो एसी आ रहा है यहां मिलेगा आपको, इसको कैसे रेक्टिफाई करेगा। तुम देखो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, ये रेजिस्टेंस है बच्चों, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलना है। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को इधर खिसका देता हूँ, पहले आप डायग्राम बना लो, ठीक है। देखो वोल्टेज वी ए कैसा होगा, तो मान लो वी ए, अगर मैं इसका पहला साइकिल पॉजिटिव मान लूं तो ये पॉजिटिव वेव ऐसे, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अगर ये पॉजिटिव माना है मैंने, तो बी का वोल्टेज कैसा होगा, बी पॉइंट पे जो वोल्टेज मिल रहा होगा इधर, तो अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो उल्टे फेज में होगा ना, ऐसे। मतलब बनाऊंगा अभी, ये तो खैर मैं ऐसे ये सिमेट्रिकल होंगे बच्चों, थोड़े से हाथ फिसल जाता है ऐसे। अब देखो, अब आउटपुट बनाना है आपको वी नॉट, तो कितना इजी है ये, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना बच्चों, इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें सर्किट ओम स्लो लगाने मत बैठ जाना। जैसे देखो ये पॉजिटिव, तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होगी नहीं, तो करंट यहां से जा रहा होगा, सही बात है। और अगर जिस टाइम ये पॉजिटिव होगा उस टाइम ये नेगेटिव होगा, देख लो यहां पे बना, ओ हमने उल्टा बनाया था बच्चों, ये ऐसे होगा, समझ में आई बात, उल्टा होगा। तो जिस टाइम ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये डायोड तो रिवर्स बाइस हो जाएगी, है ना, और ये क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइस। तो यहां जो आपको ऑटोमेटिक, आप देखो ये फॉरवर्ड बाइस है तो करंट यहां से कंडक्ट होगा ना, ऐसे जाएगा नहीं बच्चों, तो यहां पे वोल्टेज मिल जाएगा। और किसकी वजह से, D1 की वजह से, है ना, ऊपर से आया करंट। अगले साइकिल में बच्चों देखो ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा टर्मिनल पॉजिटिव, भाई एसी है ना अपना पोर्ट, ये बदलता है टर्मिनल। और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव, तो करंट इधर से जाएगा, ये तो बंद हो जाएगा लेकिन करंट इधर से जाएगा ना। और देखो पहले भी ऊपर से नीचे आ रहा था, अब भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन बदली, एसी में तो ऐसे बदलती है ना, पहले ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, यहां तो अभी भी ऊपर से ही आ रहा है। और ये किसकी वजह से आ रहा है, D2 की वजह से, देख लो, ठीक है। इस टाइम D1 क्या है, D1 यहां पे फॉरवर्ड बायस थी, D2 रिवर्स बायस, अब किसकी वजह से है, D2 की वजह से। अब अगली बार फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर D1 की वजह से, फिर D2 की वजह से, फिर D1 की वजह से, फिर D2 D1, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो अब देखो इसमें पूरी एनर्जी को हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया ना, पूरी वेव को फुल वेव रेक्टिफायर बोल दिया। अब मैं यहां आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम्स होगी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एसी की, ये जो इनपुट है इनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो देखो बेटा, इसका एक ऑसिलेशन यहाँ और दूसरी बार ये ऐसे यहाँ पे एक ऑसिलेशन यहीं पे पूरा हो गया इसका तो यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे ऑसिलेशन पूरा हुआ, इसका यहीं पे हो गया, देखो सेम फेज में आ गया ना ये। तो यहां तक इसने अपने 2 ऑसिलेशन कर लिए। कैसे पहचानते हैं, सेम फेज में आना, ये यहां से ऊपर जा रहा था यहां से ऊपर जा रहा है, सेम फेज हो गया, एक ऑसिलेशन पूरा, फिर एक ऑसिलेशन यहाँ, तो इसने 2 ऑसिलेशन पूरे कर लिए, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 न्यू। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं कि 50 हर्ट्ज के एसी था इनपुट, तो बताओ रेक्टिफायर से आउटपुट कितना आएगा, तो 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, ठीक है बच्चों, टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। क्या कोई और भी फुल वेव रेक्टिफायर हो सकता है, हाँ, एक के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है लेकिन दिया नहीं, मतलब उसका डायग्राम वगैरह नहीं बनाया, तो मैं बना देता हूं, इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है बेटा। ये कैसे वर्क करता है देखो, मान लो मैंने ये इनपुट लगा दिया एसी, तो अपने टर्मिनल को बदलेगा ना, बोलो बच्चों, प्लस माइनस, ये माइनस प्लस,
ऐसे, ठीक है, ये D1, ये D2, ये D2, ये D1, ठीक है, आउटपुट VI लिख दिया ऐसे, ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो देखो अब ध्यान से सोचो, मैं VI का ग्राफ बना देता हूं ऐसे, ऐसे जाएगा ही, और मैं आउटपुट इसके क्रॉस आउटपुट बनाने जा रहा हूं। देखो बेटा, जब VI पॉजिटिव है, ठीक है, तो यानी कि ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये तो डायोड रुक जाएगी, और इधर नेगेटिव होगा तो इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये डायोड रुक जाएगी और ये रुक जाएगी, लेकिन ये दोनों ओपन हो गई, तो करंट देखो कैसे आएगा, करंट ऐसे जाके ऐसे 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 आएगा। समझ में आया बच्चों? तो करंट तो आ रहा है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो आ रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज मिलेगा। फिर क्या होगा अगली बार, ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गई तो यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, है ना? समझ रहे हो? अच्छा, यहां भी नेगेटिव था पहली बार, अब यहां पॉजिटिव हो गया, और यहां नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। समझ रहे हो बच्चों? तो इसका मतलब अब ये दो डायोड ओपन हो जाएंगे, देखो पी टाइप पे पॉजिटिव, तो करंट यहां से जाएगा और ऐसे, ठीक है, करंट जा रहा है ना बच्चों लेफ्ट टू राइट, तो देखो आउटपुट मिलेगा आपको। फिर सेम साइकिल शुरू हो जाएगा, इसमें किसकी वजह से मिला? D1 D2 की वजह से, और ये साइकिल किसकी वजह से मिला? D3 D4 की वजह से। क्लियर है बच्चों? तो इसे क्या बोलेंगे सोचो, ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है, ये भी फ्रीक्वेंसी डबल कर देगा, है ना? लेकिन अभी भी मसला ये है कि ये पूरा वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, देखो ऐसे घटक ज्यादा रहे, हम तो डीसी तो मानते हैं ना, डीसी कैसा होता है बच्चों? डीसी तो ऐसा होता है बिल्कुल कांस्टेंट वोल्टेज, ये तो नहीं है, तो हमें यहां इसके लिए एक फिल्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? समझ में आ गया बच्चों इसका वर्किंग? फिल्टर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। फिल्टर का काम होता है बच्चों कि हम ये मानते हैं जैसे जो रेक्टिफायर है उसके आउटपुट में एसी प्लस डीसी होता है, तो जो फिल्टर होता है बच्चों, फिल्टर जो होता है वो क्या कर देता है, बिल्कुल आपको क्या देगा आउटपुट? ओनली डीसी, एसी को एब्जॉर्ब कर लेता है या रिजेक्ट कर देता है। अब ये कैसे बनेगा फिल्टर, ये देखना है। समझ में आ गया? रेक्टिफायर का आउटपुट में एसी प्लस डीसी दोनों होते हैं। हम ये मानते हैं कि यार इसमें ना थोड़ा सा प्रोसेस एसी है, देखो मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल आउटपुट कांस्टेंट मिलेगा। कैसे? तो हम एक फिल्टर जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है उसकी बात करते हैं। कौन सा फिल्टर है बच्चों? आरसी फिल्टर, ठीक है? कैसा होता है बच्चों ये देखो, आरसी फिल्टर जैसे यहां से आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर आ रहा है, ठीक है, इसको थ्योरेटिकली समझना है बच्चों। पहले यहां एक कैपेसिटर लगा दिया और यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है? आरसी फिल्टर क्यों बोला इसको? क्योंकि एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, तो इसमें करंट आ रहा होगा एसी और प्लस डीसी, ठीक है? हमें क्या चाहिए? आउटपुट डीसी। बच्चों सोचो, कैपेसिटर के बारे में पढ़ रखा है ना, कैपेसिटर एसी को डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, जैसे फुल चार्ज होगा तो डीसी को ब्लॉक कर देगा, तो डीसी को तो जाने नहीं देगा अंदर से, और एसी को जाने देना तो देगा, तो सारा डीसी करंट डायरेक्ट करंट कहां से चला, ओ सारा ऑल्टरनेटिंग करंट इधर से चला जाएगा, यहां क्या मिलेगा आपको? डीसी, ठीक है? हो गया रेक्टिफाई, मतलब फिल्टर हो गया है, तो आउटपुट आपको डीसी मिलेगा, ठीक है? समझ में आया बच्चों? अब जैसे ये सोचो कि ये आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर था वी ओ सी, है ना, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, और आपको यहां पे मिल रहा है फाइनल आउटपुट, है ना? तो अब देखो वी ओ सी कैसा था, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर ऐसा था ना, ठीक है बच्चों? और जो आपको अब आउटपुट मिलेगा कुछ ऐसा 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 मिलेगा, ठीक है? तो लगभग सर ये तो अभी भी सीधा नहीं हुआ, तो हाँ ये थका हुआ फिल्टर होता है आरसी फिल्टर,
जब आप टेक्नोलॉजी में जाओगे बीटेक बीटेक में पता लगेंगे, और बहुत तरीके के फिल्टर होते हैं, ये सबसे सिंपल फिल्टर है। तो ये लगभग कांस्टेंट तो कर ही दिया इसने। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो टेक्निकल बात हुई कि एसी इधर से चला गया, डीसी यहाँ से, वैसे क्या लॉजिक है इसका? तो देखो बच्चों, इसका लॉजिक होता है, उसको समझो। जब ये वोल्टेज जो यहाँ आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर है वो ऐसा कुछ होगा, जब ये वोल्टेज बढ़ रहा होगा, तो अब इसको भूल जाओ एसी डीसी वाले कंसेप्ट को, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज बढ़ रहा होगा, इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी करंट जा रहा होगा, इसके क्रॉस भी, और ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, है ना। कैपेसिटर तो चार्ज हो जाता है और एनर्जी स्टोर करके रखता है। अब ये वोल्टेज डाउन होना शुरू हो गया, यहाँ वाला वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज डाउन हो गया, तो इधर वोल्टेज डाउन, तो यहाँ पे भी कम होगा और यहाँ भी कम होना चाहिए, लेकिन कैपेसिटर के पास तो एनर्जी स्टोर है, तो ये अपनी एनर्जी को पैरेलल में सेम रखने के लिए अपनी एनर्जी को इधर शिफ्ट कर देगा, तो अपना करंट इधर भेज देगा, ताकि उसका जो वोल्टेज है डाउन ना होके लगभग ऐसे हो जाए कांस्टेंट, ठीक है, इतने हिस्से में। फिर क्या होगा, जब तक ये डाउन होगा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फिर चार्जिंग शुरू हो जाएगी अगले साइकिल में, फिर वो आउटपुट बढ़ेगा, ये देखो, फिर चार्जिंग शुरू हो गई, फिर जैसे ही डाउन होगा फिर ये अपने चार्ज को इधर भेज देगा। समझ रहे हो बच्चों? तो देखो चार्जिंग बढ़ी, फिर ये, तो ये लगभग ये कैपेसिटर क्या करता है, जो इसका घटने वाला टाइम है, इमरजेंसी वाला टाइम है, उस इमरजेंसी वाले टाइम में बच्चों क्या करता है, अपनी एनर्जी को कैपेसिटर इसको भेजता रहता है। देखो वोल्टेज जहां डाउन हो रहा है, इसमें इसमें इससे अगले साइकिल में अपनी एनर्जी को कैपेसिटर को रेजिस्टेंस को देता रहता है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज लगभग कांस्टेंट बना देता है, ठीक है। तो ये वर्क था फिल्टर का, ठीक है। तो ये जो इसकी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से होती होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी को मतलब मैच करने वाली, जितनी देर में ये वोल्टेज डाउन करे उतनी देर तक ये अपने चार्ज को इसको भेजता रहे, ठीक है। तो ये था फिल्टर। अब हमने क्या पढ़ लिया, रेक्टिफायर। अब हम 3-4 डायोड पढ़ेंगे, स्पेशल डायोड पढ़ेंगे और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में। देखो बेटा, अब एक कुछ स्पेशल डायोड की बात करेंगे। उनमें सबसे पहले जीनर डायोड। आपने देखा था कि जो डायोड होती है, अगर उसका पीएन जंक्शन ग्राफ बना, मतलब IV कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो कुछ ऐसी आती है फॉरवर्ड बाइसिंग में, और रिवर्स बाइसिंग में यहां ब्रेक डाउन होता है बच्चों, ब्रेक डाउन होता है बच्चों। ब्रेक फेल मत लिख देना, कुछ बच्चे ब्रेक फेल लिख देते हैं, ब्रेक डाउन होता है। और ये बहुत छोटे वोल्टेज पे हो सकता है। जैसे मतलब ऐसे सोचो कि जैसे ये डायोड है, तो इसकी थिकनेस जो होती है बच्चों लगभग 10⁻⁻7 होती है, ठीक है, पीएन जंक्शन की थिकनेस। और आप यहां वोल्टेज जो है बच्चों, अगर आपने 4 वोल्ट लगा दिया, V = ED होता है ना, तो E = वोल्टेज अपॉन सेपरेशन, 4 वोल्टेज है, और ये 10⁻⁻7 मीटर थिकनेस है, लेकिन अब 4 × 10⁻7 इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड पैदा हो सकता है। अगर आप थिन लेयर बना दो जंक्शन की, तो एक इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है। याद करो मैंने आपको ब्रेकडाउन में सिखाया था, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो ये क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, और एक बहुत बड़ा करंट फ्लो कर जाता है, जो बिना वोल्टेज कंट्रोल करे, वोल्टेज कुछ नहीं कर पा रहा है, देखो वोल्टेज एक ही है और करंट देखो कितना ज्यादा बढ़ गया, तो बहुत बड़ा करंट फ्लो कर सकता है। अब ये तो नुकसान था भाई, वैसे देखो तो ये तो एक बड़ी ट्रेजेडी है डायोड के साथ, लेकिन हम इंसान, हम ट्रेजेडी में फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। हमने क्या काम किया, इसी कंसेप्ट से, मतलब इसकी प्रॉब्लम को फायदे में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? हमने एक डायोड बनाई बच्चों, जीनर डायोड बोलते हैं इसको। इसका सिंबल बना देता हूं पहले मैं, इसका सिंबल है, और ये यूज करी जाती है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब जैसे आपके कंप्यूटर में यूपीएस होता है ना, तो यूपीएस इसी का एग्जांपल है। मतलब कांस्टेंट पावर सप्लाई अगर हमें यूज करनी है किसी डिवाइस के क्रॉस, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं, जीनर डायोड का। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? देखो ये एक ऐसा डिवाइस है बच्चों, जीनर डायोड, इसके क्रॉस जब करंट फ्लो करेगा, और ये हमेशा यूज इन रिवर्स बायस, ठीक है, ब्रेक डाउन रीजन। एक तो जब आपको इन डायोड वगैरह के क्वेश्चन आएंगे ना, हमेशा आपको बैटरी के कनेक्शन ज्यादा चेक करेगा। आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स बायसिंग में, देखो ये पार्ट रिवर्स बायसिंग का होता है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में होता है, और ब्रेक डाउन रीजन, ठीक है, इसमें यूज करना है। अब इसका यूज कैसे होगा, तो देखो बेटा, मतलब समझ में आ गया ना, एक ऐसी डायोड जो ब्रेक डाउन ऑपरेशन रीजन में काम करती है, और इसका हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करेंगे। देखो कैसे कांस्टेंट पावर इससे हम बना सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से सिखाऊंगा बच्चों आपको, और ये एग्जांपल पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में
इवन आप हायर क्लासेस में जाओगे बीटेक सीटेक में तो भी यही क्वेश्चन मिलता है जीनर डायोड का। तो बड़ा पेट सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, जैसे मान लो आपके घर में ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई या पावर सप्लाई, ठीक है। और एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों में, जैसे ये आपका फोन है, ठीक है, लोड बोलते हैं इसको। आपको एक फिक्स वोल्टेज चाहिए, ठीक है बेटा, फिक्स वोल्टेज सप्लाई चाहिए इसके अक्रॉस। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अक्रॉस एक डायोड लगा देंगे। कैसी डायोड, ऐसे, ठीक है। और इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब देखो मान लो तुम्हें वोल्टेज चाहिए 5 वोल्ट इसके क्रॉस हमेशा, ठीक है, आर एल लिख दिया मैंने इसका रेजिस्टेंस। तो एक ऐसी डायोड लेके आओ जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज 5 वोल्ट हो, मतलब VZ 5 वोल्ट हो। तो होगा क्या बच्चों, जैसे ये वोल्टेज बढ़ रहा है तो यहां से आ रहा होगा करंट, कुछ इधर से जा रहा होगा, कुछ इधर से, ठीक है। अब होगा क्या, अचानक ये वोल्टेज बढ़ जाए तो वहां से उतना ही करंट जाएगा ताकि VZ बना रहे, कांस्टेंट वोल्टेज बना रहे। जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो इधर से चला जाएगा, टनल की तरह काम करता है। क्यों सर, अगर इससे करंट जाता जाएगा तो वोल्टेज चेंज होगा? नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा था अभी कि जब इससे करंट जाता है बच्चों तो इसका वोल्टेज चेंज नहीं रहता है, उतना ही रहता है हमेशा, है ना। तो इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। अचानक ये वोल्टेज डाउन हो जाए तो वोल्टेज डाउन होगा, बहुत ज्यादा करंट आ रहा होता है तो इधर से कम करंट चला जाएगा, उधर से ज्यादा रहेगा ताकि कांस्टेंट रहे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे सिखाता हूं, जैसे यहां से करंट IL है तो लगभग कॉमन केस में इससे 4 टाइम्स करंट जा रहा होता है, तो इधर टोटल करंट कितना आ रहा होगा 5IL। तो अचानक ये वोल्टेज बढ़ जाए तो एक्स्ट्रा करंट इधर से चला जाएगा, और ये घट जाए तो कुछ करंट इधर चला जाए क्योंकि यहां बहुत ज्यादा करंट है। समझ रहे हो? मतलब ज्यादातर केस में मतलब ऐसा ही होता है। इसमें करंट 1 एम्पियर है तो इसमें 4 एम्पियर 5 एम्पियर कुछ ऐसा होता है, तो रहेगा ना इसके क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो कभी भी ये मान लो 0 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट हो जाए, कभी 200 वोल्ट, ऐसा नहीं हुआ करता। हमेशा ना हम ये चेक करते हैं कि वोल्टेज में कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है। हर जगह अलग अलग फ्लक्चुएशन होता है। जैसे बच्चों रेजिडेंशियल एरिया होता है, जैसे दिल्ली में रोहिणी, द्वारका, ये सब रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ वोल्टेज बहुत कम फ्लक्चुएट करती है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, दिल्ली में ही कोई जगह ले लो आप, तो जैसे वजीरपुर, तो वहाँ इंडस्ट्री है तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन लेता है। तो वहाँ आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको VZ ये सब डिवाइस तैयार करने पड़ते हैं, आपको चेक करना पड़ता है भाई कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी रेटिंग रखी जाएगी, है ना। तो हमें आइडिया होता है कि भाई कितनी फ्लक्चुएशन हो सकती है वोल्टेज में, उस हिसाब से हम ये डिजाइन करते हैं। तो अब इस पे बेसिक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों, उसकी वैल्यू, NCERT का ही क्वेश्चन, और बस ये हमें समझ में आ गया। करते हैं। देखो अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन है कि ये जो सप्लाई है अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई, ये है 10 वोल्ट, VZ आपको दे रखा है क्वेश्चन में 6 वोल्ट, ठीक है, कि 6 वोल्ट हमें इसके क्रॉस चाहिए, और IL लोड करंट दे रखा है बच्चों 4 मिली एम्पियर। अब देखो क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा जो करंट होता है, ये लोड करंट, डायोड में बहुत ज्यादा उसके कई गुना करंट होता है। तो जैसे NCERT ने क्या कर रखा है अपने एग्जांपल में 5 टाइम्स ले रखा है ये करंट। ये कुछ भी हो सकता है बच्चों, 5 गुना 6 गुना, तो हम 5 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए सही आंसर आ गया भाई। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, ये कितना रेजिस्टेंस लगाना होगा अगर हमें इस अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से इसके क्रॉस 6 वोल्ट रेगुलर मिले, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप ये सोचो, अगर IL 4 मिली एम्पियर है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 चौक 20, 20 मिली एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आ रहा होगा यहां से बताओ, 20 और 4 24, 24 मिली एम्पियर, है ना। एक बात सोचो, आप इसका ऐसे बनाओ फॉर्मूला डायग्राम, ये 10 वोल्ट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, और यहां जो बैटरी है ये जो VZ है ये 6 वोल्ट है। तो ऐसे बनेगा ना बच्चों, बोलो 6 वोल्ट ऐसे, और ये रेजिस्टेंस कितना है बच्चों RS, और ये करंट क्या होगा ऐसे, ठीक है, जो भी टोटल करंट है। अब देखो आप KVL लगाओ तो 10 माइनस
I इंटू आर एस -6 इक्वल टू 0। तो 4 इक्वल टू I इंटू आर एस इक्वल टू 4 अपॉन आई कितना है 24 मिली एम्पियर 10 की पावर -3। तो आर एस की वैल्यू आ जाती है लगभग बच्चों 167 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सीरीज रेजिस्टेंस। अगर मैं ये सर हटा दूं, एक बार सोचो, आपने ये हटा दिया, अब चाहे जो कर लेना आप, इस ये तीनों पैरेलल में आ गए, तो जितना वोल्टेज 10 वोल्ट ये होगा उतना ही इसके क्रॉस आएगा, उतना ही इसके क्रॉस, तो कभी भी वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि तीनों पैरेलल में हो गए। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। सोचो, जो 10 वोल्ट है, कुछ यहां शेयर हो रहा है 6 वोल्ट, तो 4 वोल्ट इसके ऊपर शेयर हो रहा है ना, तो वोल्टेज डिवाइडर का काम कर रहा है। क्लियर है बच्चों, समझ में आई बात। तो ये थी जीनर डायोड। अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है कि ये वोल्टेज रेगुलेटर है ना, या रेगुलेटेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और ये रिवर्स बाइस कंडीशन में यूज होती है, और रिवर्स बाइस कंडीशन में और ब्रेक डाउन कंडीशन में काम कर रही होती है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने पढ़ा जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, अब 3 स्पेशल डायोड है बच्चों, जिनको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड। ठीक है, सबसे पहले आई एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है बेटा, लाइट एमिटिंग डायोड। देखो, अगर आप रटने को कितना रटते जाओ भूल जाओगे, आप इनमें ना लॉजिक के अकॉर्डिंग सोचना, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, तो आपको सब चीजें याद रहेंगी। क्या चीज? देखो, इसमें 2-3 पॉइंट पकड़ने हैं आपको। देखो बेटा, पहले तो इनका सिंबल देख लो, इसका सिंबल क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है बच्चों, लाइट एनर्जी में। ठीक है, एलईडी। अब ये स्क्रीन आपका एलईडी का एग्जांपल है, ये जो बल्ब जल रहे हैं चारों तरफ, ये लाइट हो रही है इस रूम में, वो एलईडी ट्यूब आपके घर में लगी हुई है। ठीक है, फोन का स्क्रीन एलईडी का एग्जांपल है। तो एलईडी एक बहुत बड़ा मतलब रिवॉल्यूशन है। देखो बेटा, यहां से सोचो, छोटा सा लॉजिक है इसका, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ये P और ये N, ठीक है, आपने इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिया। हमेशा ध्यान रखना कि इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, ये चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, तो जब आप इसे फॉरवर्ड बाइस करोगे तो इधर का इलेक्ट्रॉन होल से डिफ्यूज करेगा ना, एन टाइप का इलेक्ट्रॉन होल से डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज करने का मतलब क्या होता है, बॉन्ड बनाना। बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज करना। अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन के फोटोन हो वो, तो लाइट बनेगी नहीं बनेगी, सोचो। बस ये वर्किंग है किसकी, एलईडी की। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ n sides diffuse with holes of p side, then energy release in form of visible light। ठीक है, विजिबल लाइट की फॉर्म में पैदा होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं मटेरियल का, भाई कौन सी लाइट चाहिए हमें, कौन सी वेवलेंथ चाहिए, उसके लिए मटेरियल चूज किया जाता है। तो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड 1 - x px, x की डिफरेंट प्रोपोर्शन रखने में ना डिफरेंट कलर की एलईडी बनती है, ध्यान रखना है बच्चों। और जैसे ये जो फॉरवर्ड करंट है, ठीक है, फॉरवर्ड करंट है, अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं आई, और ये इंटेंसिटी के साथ ग्राफ देखें तो ये कुछ ऐसा होता है बच्चों। मतलब एक पर्टिकुलर करंट के साथ, मतलब अगर करंट फॉरवर्ड करंट बढ़ाते जाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, उसके बाद फॉरवर्ड करंट बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, फिर दोबारा डिक्रीज करनी शुरू कर देती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों हम ना जो इसकी जो बैंड गैप होता है इलेक्ट्रॉन्स का, भाई इलेक्ट्रॉन आप डिफ्यूज करोगे ऐसे, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है,
और मैं हमेशा उल्टा लिखता हूँ, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। तो ये जो बैंड गैप है यहाँ पे ना, ये 1.8 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और जो लाइट की बैंड विड्थ होती है वो होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ठीक है, जो लाइट के फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है। तो इसका मतलब कम से कम इतनी होगी, उससे ज्यादा होगी तभी तो एनर्जी निकले, इतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा, ठीक है भाई। आप यहां से इलेक्ट्रॉन आके वैलेंस बैंड में गिरेगा, ऐसे समझो, तभी तो होल डिफ्यूज होगा। तो उसके पास एनर्जी कम से कम इतनी रिलीज करेगा, उससे ज्यादा रिलीज करेगा तभी तो लाइट पैदा होगी, लाइट का फोटोन, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक करना है। तो समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से तो ध्यान रखना है। तो और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, और जो मोटी बात है सबसे कि इलेक्ट्रॉन होल से डिफ्यूज करके एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी किस की हो, कौन से लेवल की होगी बच्चों? मतलब वो जो एनर्जी है उसकी वेवलेंथ ऑर्डर क्या होगी? फोटोन की वेवलेंथ के, ठीक है, विजिबल लाइट के फोटोन की वेवलेंथ के, इसलिए विजिबल लाइट दिखाई देगी। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक तो ये है ना, दूसरा यहां पे आता है एडवांटेज ऑफ एलईडी। तो बेटा सबसे पहला, लो ऑपरेशनल वोल्टेज, बहुत हल्के वोल्टेज पे चल सकते हैं बच्चों ये, ठीक है। देखो बच्चों ये स्क्रीन चल रहा है, पहले जो टीवी होते थे स्क्रीन हीटअप हो जाते थे, एलईडी स्क्रीन हीटअप नहीं होता। तो लो वोल्टेज, लो पावर लॉस, हम तो सबसे पहले ये सोचेंगे ना भाई बिल कम आएगा हमारा, तो लो पावर लॉस। तीसरा, लेस वार्म अप टाइम, ठीक है, एंड फास्ट रिस्पॉन्स। ये क्या है? दोनों अलग अलग बात है बेटा। लेस वार्म अप टाइम, जैसे पहले ट्यूब लाइट होती थी, आप उसे ऑन करते तो 10 बार पूछती थी जलना है ना, कट 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 ऐसे करके फिर जलती थी। अब कैमरे की जो फ्लैश है कितनी जल्दी फास्ट जलती है, तो फास्ट रिस्पॉन्स और फास्ट वार्म अप टाइम, बंद भी जल्दी होगी, ऑन भी, ऑफ भी, और ऑन जल्दी जल्दी होगा। फोर्थ, ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक्यूरेट नहीं लेकिन ऑलमोस्ट, ठीक है बेटा। पांचवा, लॉन्ग लाइफ, ठीक है, लॉन्ग लाइफ होती है। आपके फोन में कुछ भी खराबी हो जाए लेकिन उसका जो टॉर्च होती है वो कभी खराब नहीं होती, ठीक है। तो एलईडी की लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है, लॉन्ग लाइफ एलईडीज होती है। तो ये इसके एडवांटेज है। अब आते हैं बच्चों, तो यहाँ आपको क्या क्या याद रखना है एलईडीज में? एक तो फॉरवर्ड बाइस होती है, एक इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूज होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और अलग अलग प्रोपोर्शन से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग कलर की एलईडी बनाते हैं। और जो बैंड गैप होना चाहिए मटेरियल के अंदर, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर जिसकी वो बनी है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि विजिबल लाइट 1.8 और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये इसके एडवांटेज है। चलो बेटा अब चलते हैं फोटो डायोड पे। फोटो डायोड क्या होती है बेटा? ये नाम से पता लग रहा है, फोटो डायोड या फोटो सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या होती है? डायोड विच इज यूज टू, अच्छा तुम एक बात और बताऊं, देखो ये सब किताब में लिखा है तुम्हारे एडवांटेज डायोड एलईडी के। एक स्पेशल एडवांटेज होता है, स्मॉल साइज में फैब्रिकेट की जा सकती है, स्मॉल साइज में। अब ये जो स्क्रीन है इसका, ये लैपटॉप का, आपके फोन का, इसका, इसमें बहुत सारी एलईडी लगी हैं, तो इसे बहुत छोटे साइज में बना सकते हैं ना। तो इसका यूज पता कहां होता है? मॉड्यूलेटर की तरह यूज होता है। मतलब जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत छोटे, उसका एरिया प्रोसेक्शन बहुत छोटा होता है। तो वहां लाइट बनानी होती है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट, तो उतने छोटे जहां वो फिट कर सके, छोटे बल्ब तो नहीं बन सकते इतने, तो एलईडी से इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है स्पेशल एलईडी के अंदर। अब देखो, डायोड विच इज यूज टू डायोड विच इज यूज टू डिटेक्ट लाइट। मतलब क्यों सर? देखो बेटा, इसका मकसद ना लाइट बनाने के लिए नहीं होता, इसका मकसद होता है बच्चों, लाइट है तो उसको डिटेक्ट करें। देखो अगर देखो ये ना भाई, टीवी फोन कहां चलाओगे? जहां बिजली होगी। जहां बिजली नहीं होगी वहां चलाओगे नहीं। तो जैसे आपके फोन में सेंसर होता है
कि अगर कमरे की लाइट बढ़ रही है तो वो अपनी विजिबिलिटी स्क्रीन का डाउन कर लेता है ना, और अंधेरा हो रहा है तो अपनी स्क्रीन बढ़ा लेता है, ऐसा कुछ होता है ना। मैं तुम्हें गलत बोल गया, अंधेरे में स्क्रीन को डाउन कर लेता है, और जब ब्राइटनेस बढ़ती है, रोशनी होती है तो और ब्राइट कर लेता है स्क्रीन, ऐसा है ना। तो ये सेंसर है ना। आपने ऐसे देखो मेट्रो में गेट के सामने कोई खड़ा है तो गेट बंद नहीं होगा, लिफ्ट में भी होता है ऐसा, या आप किसी स्ट्रीट शॉप पे गए या रेस्टोरेंट में गए तो वहां दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सोचो, यानी कि वहां सेंसर लगे हुए हैं, तो सेंस करना है इसको। ये पक्की बात है कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगी, लेकिन इसको सेंस करना है। तो सेंस करने का तरीका क्या है इसका, देखो बेटा, समझो बात को। ये डायोड हमेशा इसका ध्यान रखना, ये रिवर्स बायस में यूज होती है, ठीक है। अगर मैं इसका सिंबल बनाऊं तो देखो इस पे रेडिएशन गिर रहा है, और बच्चों ये रिवर्स बायस में बनेगी। ये जंक्शन है, ठीक है, यहां लाइट गिरेगी, ठीक है। लाइट गिरने से अब ऐसे सोचो, बिल्कुल उल्टा, यहां एक बहुत हल्का सा करंट फ्लो कर रहा होगा ना बच्चों, ठीक है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का। रिवर्स बाइस में है तो मैं यहां इसका, ये वोल्टेज है, ये करंट है, माइक्रो एम्पियर में लिख लेते हैं। तो यहां एक बहुत हल्का सा करंट जा रहा होगा, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी है। आप सोचो यहां प्रोसेस क्या होता है, जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं, तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। अब सोचो ये P है और ये N है, पहले से हमें भाई लाइट गिरने से एक तो टेम्परेचर से टूटते हैं, ये लाइट से टूट रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसे सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूज करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी डाल दो तो इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन टूट जाएंगे, बॉन्ड तोड़ लेंगे अपने, तो फ्री हो जाएंगे ना चार्ज कैरियर, तो करंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जब कैरियर पैदा हो जाएंगे, तो कैरियर पैदा हो गए तो करंट बढ़ जाएगा, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा। देखो ये I1, ये I2, ये I3, I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, और ये I क्या है, इंटेंसिटी, ध्यान रखना, और ये क्या है, करंट, करंट भी बढ़ रहा है इंटेंसिटी के साथ, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवर्स सैचुरेशन करंट। जितना ज्यादा रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि सर फिर ऐसा करो, जब आपको करंट बढ़ाना है तो आप इसे रिवर्स बाइस क्यों कर रहे हो, फॉरवर्ड बाइस कर लो सर, है ना, तो ज्यादा करंट बढ़ेगा। देखो बेटा, अब ये जो इंटेंसिटी बढ़ते ही करंट बढ़ रहा है, तो इसको डिटेक्ट किया जा सकता है किसी डिवाइस से, एमीटर लगा के या कोई सेंसर लगा के, तो इस सेंस का काम कर रहा है नहीं। ये कहाँ यूज होता है, जैसे दिन के टाइम अचानक जो स्ट्रीट लैंप अपने आप बंद हो जाते हैं, अंधेरा होते ही अपने आप जल जाते हैं, है ना, तो लाइट को सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कुछ हो रहा है लाइट में चेंज। आपको डिटेक्ट करना है, आपको करंट नहीं पैदा करना, आपको लगे सर करंट पैदा करना है तो फॉरवर्ड बाइस में कर लो, बहुत बढ़िया करंट पैदा हो जाएगा, तो हमें डिटेक्शन लेना है। मैं इसका एग्जांपल बताता हूं कि इसको रिवर्स बाइस में ही क्यों करा। जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, मैंने उसमें 5 रुपए जोड़ दिए, नहीं शुरू से बताता हूं, मेरे पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास उसमें 400 रुपए और आ गए, ज्यादा आ गए, इसमें मैंने 40 रुपए जोड़ दिए, ठीक है, मेरे पास बच्चों 5 रुपए थे, इसमें मैंने 20 रुपए जोड़ दिए, ठीक है, तो बताओ चेंज कौन से केस में बड़ा है, परसेंटेज चेंज, इस केस में या इसमें। तो थोड़ा सा तो मैथ जिंदा होगा आपका, आप ये नहीं कहोगे कि सर इस केस में ज्यादा है, जबकि इसमें 20 रुपए जुड़े, उसमें 40 रुपए जुड़े थे, तो आपके पास पहले से कम थे, उसमें और ज्यादा चेंज आया, तो आपने बड़ा चेंज है ना, बचपन में ये इतनी चीज हो जाती, बड़ा अच्छा लगता था। बिल्कुल यही बात, पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस में बहुत थका हुआ करंट जा रहा होता है बच्चों, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का, आपने लाइट डाली उसमें बढ़ाया कुछ, तो वो एकदम सिग्निफिकेंस चेंज आया, क्योंकि अगर फॉरवर्ड बाइस में होता ना तो बहुत बड़ा करंट पहले से जा रहा होता, लाइट डालते थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन पैदा होते, कोई फायदा ना होता उससे।
तो रिवर्स बाइस में हम किस लिए यूज करते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज फोटो डायोड इन रिवर्स बाइस कंडीशन। लिखेंगे बिकॉज फ्रैक्शनल चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ electrons and holes will be large in reverse bias condition, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में पहले से ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, तो रिवर्स बाइस में थोड़े इफेक्टिव चेंज ज्यादा होता है, फ्रैक्शनल चेंज है ना, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, ठीक है बेटा। दूसरी बात, अब यहां एक क्वेश्चन और आता है कि जो एनर्जी है इसके फोटोन, तो जो फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एनर्जी ऑफ बैंड गैप। सोचो, ये बात तो लॉजिक है, जैसे भी पिछले डायोड में पढ़ा था, एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो बॉन्ड तोड़ पाएगा बच्चों, समझ रहे हो, तभी तो कंडक्शन बैंड में भेज पाएगा। अगर फोटोन की एनर्जी कम है तो कंडक्शन बैंड में भेज ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो एक एनसीईआरटी का, अब क्वेश्चन है बच्चों जैसे कैन अ फोटोन ऑफ 6000 नैनोमीटर वेवलेंथ बी डिटेक्टेड बाय अ फोटो सेल of band gap 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। अब देखो, तो जो फोटोन की एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस एनर्जी, तो चेक करते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज hc बाय लैम्डा, और hc 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और वेवलेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 6000 नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर देखना बच्चों, 12×3 = 36, 1/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, और जबकि बैंड गैप कितना है इसमें 2.8, तो क्या इलेक्ट्रॉन को भेज देगा ये लाइट पड़ेगी तो क्या इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को फ्री करके कंडक्शन बैंड में भेज देगा, नहीं, तो इसका मतलब दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय दिस फोटो सेल, ये लाइट नहीं डिटेक्ट हो सकती, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अब 1 मिनट बच्चे, एक वाटर ब्रेक लेंगे। देखो बच्चों, अब हम चलते हैं सोलर सेल की तरफ। भाई सोलर सेल का काम होता है प्रॉपर सनलाइट को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिसिटी में, सनलाइट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इससे बिजली बनानी है हमें, ठीक है। अब देखो थोड़ा यहां समझ लेते हैं, ये भी ऐसा ही है कि जिस पे लाइट गिरेगी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी है ना, सोलर लाइट, और ये है एनर्जी। तो हमें जो ग्राफ पता लगता है वो कुछ ऐसा है बच्चों, मतलब देखो, मतलब हम इसकी रेंज देख लें अगर, तो इसकी रेंज जो है बच्चों 1.0 से 1.5, मतलब ये जो वैल्यू है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लगभग यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास तक, तो ये रेंज मैक्सिमम और सबसे ज्यादा पीक यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो लाइट है सनलाइट, उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले, जो ज्यादा इंटेंसिटी वाला पार्ट है वो ये है, ठीक है, और जिसकी एनर्जी कितनी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज्यादा अमाउंट ये रिसीव हो रहा होता है अर्थ पे। तो इसका हम ज्यादा से ज्यादा इसी को कन्वर्ट करें तो हमें कैसा मटेरियल चाहिए होगा, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम और सेनाइड, इन्हीं को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनका जो बैंड गैप होता है वो लगभग इसी ऑर्डर का होता है, ठीक है। हालांकि ये ज्यादा यूज होता है, उसमें भी कारण है क्योंकि ये ज्यादा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि सनलाइट को ज्यादा ज्यादा एंटर करा लेता है,
अच्छा, तो ये भी स्कूल में क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा, जिसका बैंड गैप इस ऑर्डर का हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर ले, है ना। तो यहां बच्चों जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि बेस्ट मटेरियल क्या है। बेस्ट मटेरियल मैं भी इसको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इस बेस्ट मटेरियल की प्रॉपर्टी बता दूं। तो हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लो कॉस्ट होना चाहिए, अभी जो मटेरियल है उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तीसरा इजीली अवेलेबल है तो बहुत ज्यादा सस्ता, लेकिन ऐसी जगह है जहां मिलना जाना मुश्किल हो, ठीक है। फोर्थ फोर्थ है, देखो बच्चों, फोर्थ वही मतलब कि जो बैंड गैप का ऑर्डर, ठीक है। जैसे बैंड गैप ऑफ नियरली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आप ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी अगर दिमाग में रख लोगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब देखो वर्क कैसे करता है सोलर सेल, ठीक है बेटा, ये पॉइंट लिख लो। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही, ये पीएन जंक्शन है। तो देखो यहां बैटरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बैटरी होती तो फिर हम भाई फिर इसको क्यों यूज करते, अगर हमारे पास सोर्स होता। तो ये सोर्स नहीं है, यहां पे लाइट गिरी। देखो बेटा, एक बैरियर पोटेंशियल होता है, वो हमें दुखी करने के लिए था, लेकिन आज इंसान ने उसका भी इसमें इस्तेमाल कर लिया। कैसे, ये पीएन जंक्शन है, तो यहाँ पे एक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो ऐसे होगा। जब यहाँ लाइट गिरेगी, समझ रहे हो बच्चों, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन पैदा होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चलेगा, इधर, और होल्स इधर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और होल्स इधर। एक छोटा सा लॉजिक सोचो, किसने सेपरेट किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ने सेपरेट कर दिया ना इनको। अगर कोई यहां एक रेजिस्टेंस लगा दे, कोई लोड लगा दे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्लोज लूप हो गया ना, घूम के ऐसे जाएंगे नहीं, कंडक्शन हो गया नहीं इलेक्ट्रॉन का, बस फ्लो कर गया करंट। तो यहां जो सोलर सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तीन बात है। एक तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जनरेशन। अगर स्कूल में आता तो आप ऐसे लिखोगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेकंड, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। दूसरा, सेपरेट हुए ना, ये किस चीज से सेपरेट हुए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से। और तीसरा, कलेक्शन, ये कलेक्ट हो गए ना बच्चों इस पार्ट पे, और जैसे ही शॉर्ट किया करंट फ्लो किया। तो यहां एक छोटा सा ग्राफ है जिसको आप लॉजिकली समझ सकते हो। देखो बेटा, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ठीक है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक किसी डायोड की, यहां हमें ग्राफ ऐसे दिखाया जाता है। देखो, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो करंट नहीं है अभी, अगर मैं इसको हटा दूं तो करंट नहीं है। तो यहां पे एक ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। और हमने अब इसको शॉर्ट करते हैं अगर, तो करंट बनेगा। तो ये करंट आ गया आईएससी। देखो बेटा, सारा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो डिफ्यूज हो जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा जैसे ये मैक्सिमम करंट पकड़ेगा। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। ये सारे जो मैंने ये दो डिवाइस बताए, एक तो एलईडी और एक सोलर सेल, इन पे बहुत ज्यादा रिसर्च होनी है बच्चों, इनमें बहुत बड़ा फ्यूचर है और ये बड़ी फ्यूचर के पॉइंट है, मतलब समझ फ्यूचर स्कोप है इनमें। अब देखो, शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे, तो लगातार कंटिन्यूटी में लाइट गिरती रहनी चाहिए यहाँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां अब क्वेश्चन है कि इसकी ड्रॉबैक क्या है, सोलर सेल प्रॉब्लम, सोलर सेल की। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि लाइट गिर रही है, अचानक आप गाड़ी लेके जा रहे हो सोलर सेल से चलने वाली, और छाव आ जाए, पेड़ आ जाए, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इसको पहले स्टोर करना होता है ऑक्सिलरी बैटरी में। तो इसके साथ बैटरी लगाई जाती है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, वो चार्ज होती है, फिर कंटिन्यूअस फ्लो के लिए फिर हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अब तक का, ठीक है। और इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना होता बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए आपको सेमीकंडक्टर में अभी आपको ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स, ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बाय बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, आपका पूरा सफल बैच कंप्लीट हो गया।
और आपका सिलेबस पूरा हो गया। अब अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है।